भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। देखिए, जो होना था सो हो गया। अब ये सोचिए कि आगे क्या करना है। आगे क्या करना है यही तो समझ में नहीं आ रहा है। परसों लड़के वाले आ जाएंगे, उनको क्या जवाब देंगे? दान दहेज देकर कन्यादान किया था, कन्या तो अब है नहीं, लड़की भी गई, पैसा भी गया। मैं तो कहता हूँ उनको खबर पहुंचा देते हैं, वो यहाँ आएंगे ही नहीं। और उनसे कहेंगे जो कुछ लौटा सकते हैं लौटा दे, उससे हमारा भी भार थोड़ा कम हो जाएगा। चंद्रकांत भाऊ, माधवी तुम अंदर जाओ। मेरी मानिए तो आने दीजिए लड़के वालों को। लड़की ही ले जाने आ रहे हैं ना, तो लड़की तो है ही आपके पास। ये जो अंदर गई है माधवी, इसी का ब्याह करा देंगे। इससे आपका ब्याह का खर्चा भी बचेगा और आपके सिर पे जो बेटी का बोझ है वो भी उतर जाएगा और साथ ही रिश्तेदारी भी बच जाएगी। आपने जो दान दहेज दिया था उसी में आपकी छोटी बेटी का ब्याह हो जाए तो क्या बुरा है। और वैसे भी आप लोगों के पास जितने रुपए पैसे हैं, इतने पैसे में तो आप इस वाले लड़के से अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाएंगे माधवी के लिए। तो सोचिए समझिए, घर की रिश्तेदारी घर में रह जाएगी। सही कह रहे हैं पंडित जी। हाँ तो ठीक है, आप लोगों की राय अगर यही है तो माधवी की शादी इसी लड़के से कर देते हैं और लगे हाथ विदाई भी कर देंगे। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। माधवी तुम चुपचाप अंदर जाओ, तेरी शादी का फैसला हम करेंगे, तू नहीं। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। आई बहस मत कर, यहाँ पर हम फैसला सुना रहे हैं, तुझसे पूछ रहे हैं हम। मैं भीम के पास जाऊंगी, वो मेरी मदद करेगा। जैसे उसने अपनी बहन की शादी रुकाई, वैसे वो मेरी शादी भी रुकाएगा। तो उससे मदद मांगेगी हमारे खिलाफ? अरे हमारे खिलाफ? रुको, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। चलो आओ, इधर आओ, चलो इधर आओ। बैठो बैठो बैठो। ये उसी का असर है, इसे मारकर नहीं ब्याह कर ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए शांत रहिए और ब्याह की तैयारी कीजिए। बेटा अब बस माधवी और कामदा के मामले में तुम मत पड़ना। वैसे भी वो लोग हमसे बहुत चिढ़े हुए हैं, बात बात पर हमें तंग करने की कोशिश करते हैं, हमसे झगड़ा करने का बहाना ढूंढते हैं। देखो बेटा, हमारे अपने हक की लड़ाई अलग बात है और उनके समाज में दखल अंदाजी करना ये एक अलग बात है। लेकिन बाबा, वो दोनों मेरी बहनें हैं। अगर उन दोनों के साथ कुछ भी गलत होगा तो मैं चुप कैसे रह पाऊंगा? देख बीवा, इस समाज में रोज रोज कुछ ना कुछ गलत होता रहता है, तो क्या घर, पढ़ाई, घर वाले सबको छोड़ के बस लड़ता रहेगा? हमने इस चोट को देख, अगर रोज तुझे ऐसी चोट लगती है तो तू सह लेगा, लेकिन क्या तेरे आई बाबा बर्दाश्त कर पाएंगे? मगर उन दोनों को कुछ होगा तो मैं कुछ बोलूंगा ना, और उनके घर वाले क्या गलत करेंगे? वो मुझे नहीं पता। तुम बाबा की बात मानोगे मतलब मानोगे। ये भीमराव हमारी दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारे लोगों के विचारों में घुसा जा रहा है। तभी तो ये लड़की ऐसी बातें कर रही है। और फिर विचारों की घुसपैठ सबसे विनाशक परिणाम लाती है। माधवी तुम अंदर जाओ
और तसल्ली से दीदी के जाने के दुख से उभरने की कोशिश करो, ताकि परसों तक तुम दुल्हन बनने की लायक हो सको। ठीक है, जाओ। मुझे कोई दुल्हन नहीं बनना है। अरे अरे कहाँ जा रही है तू? अपने उस भाई के पास जो दीदी के जाने का दुख बांटे, ना कि आप लोगों की तरह उस दुख को भूलकर अपने दहेज को बचाए और अपनी बेटी की बलि चढ़ाए। रुक रुक, जाने दीजिए उसे। दुख दूर होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। बस जब ये लौटकर वापस आए तो इसे नहला दीजिएगा। छोटे लोगों का स्पर्श घर के अंदर नहीं आना चाहिए। और अब यही मौका है, भीमराव को जो करना है उसे करने दो। बस आप सुनिश्चित कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी बेटी का ब्याह करके रहेंगे। वो अपने मकसद में जीतता रहेगा, उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। और ये हार उसकी इस ताकत और आत्मविश्वास को दोनों को कम कर देगी। सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। क्यों भाइयों? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो हम शादी की तैयारी करते हैं। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, हम लोग चलते हैं। देखिए, बात हमारी बेटी की शादी की भले है, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। आज ही वो सेठ जी भीमराव से हारे हैं और उस भीमराव ने अपने पढ़ाई करने की जिद पूरी कर ली है और वो अब अपनी हार का बदला माधवी को मोहरा बनाकर ले रहे हैं। फिर इन लोगों को बीच में लाकर हमारी बेटी की शादी को हम ये जाति की लड़ाई का अखाड़ा क्यों बनाएं? सेठ जी की हार हमारी जाति और हमारे समाज की भी हार है, और इस हार को जीत में बदलने के लिए अगर माध्यम हमारी दोनों बेटियां बन रही हैं, तो इसमें हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। माधवी की शादी करेंगे और इस शादी से राम जी का परिवार बेइज्जत होगा ना, तो लोग सेठ का नाम नहीं लेंगे। भले ही सेठ ने सब कुछ किया हो उस भीमराव को सबक सिखाने के लिए, लेकिन माधवी मेरी बेटी है, मेरी बेटी की शादी हो रही है। गांव वालों की नजरों में मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। अपने अच्छे दिन आने वाले हैं माधवी की आई, समझो। बस इतना ही सोचो और खुश रहो। खामदा तो मर गई और गांव वालों की नजर में देवी बन गई, लेकिन मुझसे तो बिछड़ गई ना। और माधवी का परिवार बसाने की बजाय दूसरों को सबक सिखाने के बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है, तो मैं कैसे खुश हो जाऊं? भीमराव, मुझे शादी नहीं करनी है। बाबा चाहते जीजा जी को जो दहेज दिया तो दीदी के बदले मुझे भेज दे। दीदी को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और मुझे दुल्हन बनाने के सपने देखने लगे। ऐसे मैं नहीं कर सकती, शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। भीमराव, तुम्हें मेरी कुछ मदद करो कि ये शादी ना हो पाए। बेटा, माधवी और कामदा के मामले में तुम मत पड़ना। हमारे अपने हक की लड़ाई अलग बात है और उनके समाज में दखल अंदाजी करना ये एक अलग बात है। एक में तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। जैसे तुम मंजुला की शादी रुकाई, वैसे मेरी शादी भी रुका दे। तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है भाई?
देखो बेटा, मंजुला की शादी रुकवाने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने। किसी की जान चली गई, कोई जेल चला गया, यहां तक कि मेरी बेटी का वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो गया। पर यह हमारे घर का मामला है, लेकिन हम तुम्हारे घर आकर तुम्हारी शादी कैसे तोड़ सकते हैं? मतलब मैं आपके घर की नहीं हूँ भीमराव? तुम्हारा प्रेम देखकर मन को बहुत अच्छा लगा। लेकिन बेटा, यह सत्य है कि हमारे दो घरों के बीच एक ऊंची दीवार है, जाति की, और उसे बांध पाना किसी के बस में नहीं। मैं तो ये सोच कर आई थी कि ये घर भी मेरा ही है, क्योंकि ये मेरा भाई रहता है जो बड़ी बड़ी सत्य की बातें करता है और गलत के खिलाफ आवाज उठाता है। लेकिन मैंने तो गलत फहमी पा रखी थी, वो सिर्फ अपने और अपनी बहनों के लिए लड़ सकता है, मुंह वाली बहन के लिए नहीं। मुंह वाली बहन के लिए उसके सामने जाति की ऊंची दीवार आ जाती है। दीदी माफ कर देना, आपकी मदद ना करने के लिए मैं मजबूर हूँ। अच्छा हुआ भीमराव कि मैं तुम्हारे कहने से पढ़ नहीं पाई, वरना मैं भी अपने और पढ़ाई में फर्क सीख जाती। ऐसे पढ़ लिख कर काबिल होने का क्या फायदा? मैं अनपढ़ ही ठीक हूँ। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो बेटा। सही से समझा दीजिए भीमराव को कि अब मैं शादी जरूर करूँगी, और इसलिए करूँगी कि जीवन भर भीमराव को अफसोस होता रहे कि मैं अपनी बहन की शादी रोकने के समय छुप गया था। बाबा आई मान लिया आपकी बात, मगर मुझसे पाप हो गया। आज पहली बार मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। और मैं आप दोनों से नाराज हूँ जो हर वक्त मुझे योद्धा बनाने वाली बात करने वाले बाबा और आई ने मुझे दीवार के पीछे छुपने पर मजबूर कर दिया। भीमा भाई, जाने दो। उसे गुस्सा करने का हक है और जायज भी है। वह भी समझेगा नहीं कि एक योद्धा को लड़ने की आजादी देना और उसे लड़ना सिखाना बहुत जरूरी है, और उसकी हिफाजत करना यह भी एक काम होता है। और एक माँ बाप के लिए यह काम बहुत मुश्किल होता है कि एक ऐसा योद्धा तैयार करना। बात चाहे जो भी हो, अपने बेटे को जब चोट लगती है तो बहुत तकलीफ होती है। और उसे चोट से बचाना कोई पाप नहीं है। मैं उसे देख के आता हूँ काकी। आ गई तू अपने उस भाई से मिलके। देखते हैं अब कैसे वो इस शादी को रोकेगा। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, और ध्यान से सुन, कल सुबह से ही हल्दी लगनी शुरू हो जाएगी। और वो बीच में आया ना,
तो मार के फेंक देंगे उसे इस बार। आप जब कहोगे हल्दी लगा दूंगी, जब आप कहोगे शादी करने कर लूंगी। हाँ, अच्छा हुआ वो तुम्हारा भाई पहले ही डर गया। माधवी की आई, शुद्धिकरण कर दो इसका, और मैं जरा पड़ोस के लोगों को खबर करके आता हूँ। तू उसके घर गई थी? हाँ, लेकिन वो दीवार के पीछे छुपा रहा। मेरा भाई मुझसे मुंह फेर के खड़ा हो गया। बेटा तू बहुत साफ दिल की है। तुझे ये जाति के अंतर का समझ नहीं पता। भीमराव को तू भाई मानती है, लेकिन उसने तुझे कभी बहन माना ही नहीं होगा। अरे उसे तो ये बात एक जीत की तरह लगती होगी कि एक ऊंची जात की लड़की उसे राखी बांधती है। तूने रिश्ता जोड़ा, लेकिन उसने उसमें से अपनी जीत और अपना फायदा निकाला। ध्रुव, माधवी दीदी क्या सोच रही होगी कि मैं मतलबी हूँ। उन्होंने रिश्ता मुझसे जोड़ा और जरूरत के वक्त पर मैं भाग गया। क्या करूं? क्या करेगा दोस्त, काका काकी भी अपनी जगह सही है। देख, आज अगर विद्यालय में काका सही समय पर ऑफिसर साहब को लेकर नहीं आए होते तो वो लोग तुम्हारी जान ले लेते, और ऐसा कभी भी हो सकता है। हाँ, तो जान के डर से मैं चुप रहूं। लेकिन तुम्हारे आई बाबा को तो जान का डर है ना, और मुझे भी है। देख भीम, तो ये सोच के अपने दिल को तसल्ली दे कि जब ऊपर वाला हर किसी की समस्या दूर नहीं कर सकता, तो तू तो इंसान है ना, तू कैसे हर समस्या का समाधान कर पाएगा? मगर यहाँ इंसान सब कुछ कर सकता है, और इंसानों की समस्या इंसान ही दूर कर सकता है, ऊपर वाला नहीं। हल्दी की रस्म का मुहूर्त हो गया है, हल्दी लगाई जाए। माधवी की आई, शुरू करो। दूल्हे की तरफ से झूठी हल्दी आई है, लीजिए। हल्दी की रस्म शुरू हो गई, लेकिन भीमराव अभी तक नहीं आया शादी रुकवाने। सेठ जी, विद्यालय में एक लाठी पड़ी थी ना, शायद अकल ठिकाने आ गई होगी, और आज तो सबके हाथ में लाठी है। लेकिन फिर भी उसके कानों तक ये बात तो पहुंचनी चाहिए कि हल्दी की रस्म शुरू हो गई है। भीमराव, हल्दी की रस्म शुरू हो गई है, औकात है तो रुकवा ले। मैं हल्दी लगाने के लिए तैयार हूँ, तो क्यों उसे सुना रहे हो? उसकी औकात बताने के लिए। बहुत समाज सुधारक बना फिरता है ना, उसे पता होना चाहिए कि समाज में जब तक हम जैसे लोग हैं, हमारे समाज का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। समझी? एक बार और। भीमराव, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, औकात है तो आके रोक ले। एक बार और। भीमराव, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, औकात है तो आके रोक ले। भीमराव आएगा। आप इस बच्ची की शादी नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करा सकते शादी? और आप होते कौन है हमें ये बताने वाले कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं?
हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबा फुले की संस्था सत्य शोधक समाज के कार्यकर्ता हैं। हम बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, क्योंकि बाल विवाह हमारे समाज के लिए दब्बा है। समाज में स्त्रियों के विकास के लिए बालिका शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहन देते हैं। मतलब इन लोगों को तुमने भेजा है? बहन, बाबा ही ने बोला था कि मैं बीच में ना पढ़ूं, मगर महात्मा फुले की संस्था के लोग तो बीच में पढ़ सकते हैं ना। अब ये तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे और एक बहन का एक भाई पर किया गया विश्वास टूटने से बचा लेंगे।